अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स में पार्टिकल डायनामिक्स। ठीक है, पार्टिकल डायनामिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल की मूवमेंट पे किन फैक्टर्स की वजह से रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। उसकी डायनामिक्स रिलेट करता है मूवमेंट से। ठीक है, तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो पार्टिकल के मोशन को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, और हमारे पास डेली लाइफ में जो इसकी एग्जांपल्स हैं उनको भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितनी टाइप की फोर्सेस हमारे पास नेचर में हैं जो डायनामिक्स को, जो मूवमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, जिन्हें हम टाइप ऑफ इंटरेक्शन या फोर्सेस भी कहेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें एक माइक्रोस्कोपिक व्यू पर भी जाना पड़ेगा कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो किस तरह से ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे पास। फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है, पहली फंडामेंटल फोर्स जो है वो हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों डिवेल्प होती है। ठीक है, प्रेजेंट क्यों होती है। ठीक है, उसकी प्रेजेंट की रीजन हमारे पास क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ मैस, मैस की वजह से ये फोर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मैस की वजह से ही ये प्रॉपर्टी डिवेल्प होती है और हमें पार्टिकल्स जो हैं उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है, या ओरिजिन ऑफ मैस भी कह सकते हैं, दूसरे नंबर पे जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्यों डिवेल्प होती है हमें पता है, दैट शोज द इंक्लूवमेंट ऑफ बेसिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में ये बेसिक फोर्स है। ठीक है, जिसको हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है, इसमें कूलम फोर्स भी आ जाती है, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट आ जाता है, ये आ जाती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, अब वीक न्यूक्लियर फोर्स में हम देखते हैं जिसमें हमारे पास डीके प्रोसेस होता है। ठीक है, न्यूक्लियर इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जिन्हें हम कहते हैं वो जिसमें होते हैं, डीके प्रोसेस में होता है, उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से दूसरे पार्टिकल में चेंज हो रहे होते हैं। और सबसे एंड में हमारे पास है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना हमारे पास, ठीक है, ये है फोर्स binds the proton and neutron in न्यूक्लियस, इसीलिए इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस की फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। ठीक है,
तो ये चार टाइप की फोर्सेज हैं, ये चार की चार फोर्सेज जो हैं दैट इफेक्ट द पार्टिकल डायनामिक्स। ठीक है, इन्हें फंडामेंटल फोर्सेज इसलिए कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है लेकिन लॉन्ग रेंज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, शॉर्ट रेंज है। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी रेंज को डिसाइड नहीं किया जा सकता, ये तो जस्ट पार्टिकल की इंटरेक्शन और स्टेबिलिटी के लिए एटम्स मॉलिक्यूल की होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दैट बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स बाइंड करके रखती है एक न्यूक्लियस को। इसके बाद है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अब इस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मतलब ये है कि ऑल द फोर्सेस आर generated by the combination of these forces। कि जितनी भी फोर्सेस डिवेल्प हो रही हैं ये सारी फोर्सेस इन चार के कॉम्बिनेशन से हो रही हैं। ठीक है, तो उन चार फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कितनी टाइप की फोर्सेस हैं? नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है, टेंसाइल फोर्स, इलास्टिक फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी फोर्सेस जो हैं वो इन्हीं चार फंडामेंटल फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ पे वो हम डिस्कस करेंगे सर्टन एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड some other forces that defines the particle dynamics, एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं छोटी सी, कि हमारे पास एक मैस जो है m, वो एक सर्कल में जिसका रेडियस r है कॉन्टिन्यूसली एंगुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी बताएं दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, इसी तरह अगर मैस जो है वो यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, ये वाला मैस, यहाँ भी वही रेडियस r है। ठीक है, तो यहाँ भी वेलोसिटी जो है दैट ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, लेकिन एक ऐसी फोर्स होगी that always move that particle, हमेशा सर्कल की तरफ इसको मूव करवाएगी। ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है वेलोसिटी होती है। ठीक है, हमें पता है कि उसके साथ क्या एसोसिएटेड होती है? वेलोसिटी। अगर हम कहें कि ये मैस कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है तो वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन। अब इस सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है पूरे सर्कल में। ठीक, जिसकी वजह से इसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही। तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन इस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू v² ओवर r।
ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, टूवर्ड्स सेंटर, ये हमेशा सेंटर की तरफ लाई करेंगे। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएं तो एसी, यहां भी एसी, हमेशा सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सी इज फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से अगर हम नेट फोर्स फाइंड करें इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट कर रही है, तो वो कैसे फाइंड होगी, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। वी नो दैट F equals to ma. If we called that it is a centripetal acceleration, we named that it is a centripetal force. According to Newton's second law, whenever there is a force, acceleration will be produced. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, so it will become mv square over r. So that is the formula of centripetal force. ठीक है, that causes the object to move in a सर्कुलर पाथ। और कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव कर रहा हो, ठीक है, इज इट नॉट इन इक्विलिब्रियम, वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि यहां हर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है और यहां नेट फोर्स जीरो के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इस वजह से हम इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं इस फोर्स की। ठीक है, द फोर्स दैट बेंड द normal straight path of body into a circular path। ठीक है, या force require for a body to move in a circular path is called centripetal force। उसे क्या कहेंगे, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक हो गया, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, mv स्क्वायर ओवर r के बराबर है। ठीक है, अगर हम इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के दौरान इस सेंट्रीपिटल फोर्स या इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, तो रिलीज जैसे ही करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहां पे है, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ क्या होगा, टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूसली जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, ये हर टाइम में इसका पाथ क्या कर देती है, बेंड कर रही होती है। ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबल फोर्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो एग्जांपल्स कोट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। तो इन एग्जांपल्स में अगर हम देखें, ठीक है, तो एग्जांपल्स में है रेवोल्यूशन ऑफ मून। मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से मून एक
फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। इसमें क्या होता है कि जो सेंटीपिटल फोर्स है दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, के Q1 Q2 बाय 2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या दैट प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ centripetal force related to the particle dynamics in uniform circular motion। अब इसकी एक डेली लाइफ में एग्जांपल है, हम उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो हमारे एप्लीकेशन के लिहाज से आती है, तो हम डिस्कस करते हैं इसको, वो क्या है। अब ये हमारे पास एक बैंक्ड कर्व, ठीक है, ये एक डेली लाइफ की हमारी एग्जांपल है। ये किससे रिलेट करती है, बैंक कर्व की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उस डेफिनेशन पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि जो भी जहां पे टर्न होता है, ठीक है, रोड, जब रोड टर्न होता है तो उस टर्न पे आउटर एज जो है वो उस रोड का हाई रखा जाता है एज कंपेयर टू इनर एज। उसी इफेक्ट को हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम कहें, द आउटर एज ऑफ रोड्स एट टर्न्स और at circular path is slightly higher than the inner edge is called banking of
रोड। ठीक है, इसकी ये एक डेफिनेशन है। तो ये इनर एज हायर क्यों रखा जा, सॉरी आउटर एज जो है वो हायर, ये जो आउटर एज है इसको हम हायर क्यों रखते हैं, इसकी रीजन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है जो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, उसका उस बॉडी पे लगने वाली कितनी फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को हम देखते हैं। एक तो वेट है, ठीक है, उसके बाद एक नॉर्मल फोर्स है जो अपवर्ड लगती है, उसके बाद है फ्रिक्शन। लेकिन हमने पढ़ा प्रीवियसली कि टर्न करने के लिए या सर्कल में मूव करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है, सेंटीपिटल फोर्स। वो सेंटीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड होगी, ठीक है, वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगी बाय फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन है दैट प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स, क्या वो सूटेबल होगी या नहीं वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे हाउ कैन वी बैंक द रोड टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। जी बेटा, इसमें 3 फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही हैं। ठीक है, इस इंस्टेंट पे वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड, नॉर्मल जो रोड प्रोवाइड करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे हम कहते हैं कि वेट और नॉर्मल अपोजिट होते हैं तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल, ये किसी गाड़ी के दरमियान टायर में और रोड के दरमियान होती है। दैट प्रोवाइड्स द ग्रिप आप कह लें, सेंटीपिटल फोर्स कह लें, वो प्रोवाइड करती है। तो यहां हम देखेंगे कि प्लेन रोड पे जब भी टर्न आएगा कि ये जो फ्रिक्शन है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स और नॉट। हम यहां कह सकते हैं कि इट डज नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स टू टर्न, ये टर्न करने के लिए नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमें बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो साइड वाइज फ्रिक्शनल फोर्स है एक्सर्टेड ऑन द रोड, दिस फोर्स इज नॉट सफिशिएंट। ये जो फ्रिक्शन है इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ये फ्रिक्शनल इफेक्ट हमारे पास सफिशिएंट नहीं है उस सब्जेक्ट के लिए जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स इसको दे और गाड़ी इजीली टर्न करे। ठीक है, तो इसी वजह से हमें क्या जरूरत पड़ती है, बैंकिंग ऑफ रोड की। अब बैंकिंग ऑफ रोड को हम क्या कहते हैं, हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और बैंकिंग। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हाउ मच द आउटर एज ऑफ द रोड एलिवेटेड with respect to the inner edge, so that frictional force must provide the required centripetal force for the object to move easily, to turn easily। ठीक है, इसके लिए हमने इस डायग्राम को मॉडिफाई किया। वी जनरेट, ये हमारे पास पहले लेवल रोड था, हमने क्या किया, इस लेवल रोड को स्लाइटली हायर कर दिया है कर्व्ड पाथ के लिए। यूं कर्व्ड पाथ की शेप हम डिवेल्प कर सकते हैं, यूं भी कर सकते थे, यूं भी कर सकते हैं। अब ये जो पहले नॉर्मल फोर्स थी, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स पहले इस एंगल पे थी। अब जब हमने प्लेन को एलिवेट कर दिया तो ये इस एंगल से यूं नॉर्मल होगी इस सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस सरफेस से अब ये वेट और ये नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे। वेट अभी भी अपनी पोजीशन पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टवर्ड, वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड। अब ये जो नॉर्मल है ये अब अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ एंगल बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, वी डेवलप द कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, हम नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट बनाएंगे ताकि हमें एक रिक्वायर्ड कंपोनेंट मिल सके दैट प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, कन्वर्ट एन इनटू कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है,
अब हम एक लहदा से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास वेट है, ठीक है, ये हमारे पास वो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट ऐसे होने चाहिए कि ये कंपोनेंट आपस में 90 का एंगल बनाएं, ठीक है। तो 90 का एंगल बनाएंगे, हम ये कहते हैं कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है नॉर्मल की। अब अगर यहां हम एंगल थीटा ले रहे हैं तो एक कंपोनेंट यहां हो जाएगा, ठीक है, बल्कि इस कंपोनेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और एक कंपोनेंट यूं हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? y, ये खुद n है, और ये कौन सा बच गया? x, ठीक है। अब इस y कंपोनेंट को हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं, बुक्स के अंदर इस y कंपोनेंट को यहां ड्रॉ किया हुआ है, और ये कंपोनेंट क्या है? x। अगर हम इन्हीं कंपोनेंट्स को यहां ड्रॉ करें तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसको हम कहेंगे y कंपोनेंट, इसको हम क्या कहेंगे? x कंपोनेंट। अब इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, ये किसके बराबर है, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि कौन किसको बैलेंस करता है और कौन सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा? x कंपोनेंट। तो हम लिखेंगे n ऑफ x इक्वल्स टू n, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि हम इसको कॉज ऑफ थीटा लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे n ऑफ y, ये हो जाएगा n साइन ऑफ थीटा। अब हमने देखा कि ये जो नॉर्मल है इसके दो कंपोनेंट्स बन गए। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम x कंपोनेंट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द वेट, मतलब x कंपोनेंट विल बी बैलेंस्ड बाय द वेट। x कंपोनेंट वेट के साथ बैलेंस हो जाएगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं वेट mg के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू n कॉज ऑफ थीटा, ठीक हो गया। एक कंपोनेंट आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया x कंपोनेंट के साथ। दूसरा कंपोनेंट जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो कंपोनेंट है ये आपका सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है अगर ये पहले स्ट्रेट जा रही थी तो ये क्या करेगी? कर्व्ड पाथ में चली जाएगी, क्योंकि ये जो y कंपोनेंट है दैट मेक अ सेंटर, ये हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा इस नॉर्मल फोर्स के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जो एन वाई है जिसको हम लिख सकते हैं एन साइन ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है। मतलब ये सेंटीपिटल फोर्स के बराबर है जो इसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कॉज वाली साइन वाली टर्म्स एक साइड पे डिवाइड हो जाएंगी, दूसरी टर्म दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं n साइन थीटा डिवाइडेड बाय n cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर डिवाइडेड बाय m और g, ठीक है। ये ऊपर रखा और ये डिनोमिनेटर में। हम क्या करेंगे? n से n कट जाएगा, m से m कट जाएगा, ये r जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? tan ऑफ थीटा के। सो tan थीटा इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा v स्क्वेयर ओवर g इंटू आर, ठीक है। सो दैट डिफाइंस द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर बैंकिंग ऑफ रोड। अब एक जर्नल एंगल जो है वो टर्न के रेडियस को देखा जाता है, किस पे डिपेंडेंस है? थीटा की। ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है,
कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एंड रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ। तो एक जनरल एंगल जो है उसकी वजह से रोड को एलिवेट कर दिया जाता है, और हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स के साथ, जिसकी वजह से हमारी व्हीकल्स जो हैं वो इजीली टर्न हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन।